जो चैप्टर शुरू करना है वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। जी जी। केमिकल थर्मोडायनामिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं और उससे शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हुई है। अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो तो उसे ऑटो रोटेट वाली ऑप्शन ऑन कर लेना। जी जी, ऑटो रोटेट की हुई है, फुल स्क्रीन है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसकी डेफिनेशन। थर्म कहते हैं हीट को, जी जी। डायनामिक्स कहते हैं एक ऐसी चीज को जो मोशन में हो, यानी हरकत करती रहे, चेंज होती रहे। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो कितनी हीट की अमाउंट प्रोड्यूस हुई या कितनी हीट की अमाउंट देनी पड़ी। तो इन चीज़ों को हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं क्या कोई रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे फार्मूले पढ़ते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि ये रिएक्शन हो भी सकता है या नहीं। एक तरीका तो ये है कि हम लेबोरेटरी में जाएं, वहां पर रिएक्शन करवाएं और अगर रिएक्शन हो गया तो हम कह दें ये रिएक्शन हो सकता है। और अगर लेबोरेटरी में वो रिएक्शन नहीं हो रहा या हमसे नहीं हो रहा या हो ही नहीं रहा तो हम कहें कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा। ये तरीका एक तरीका फिजिकल केमिस्ट्री बताती है और वो ये बताती है कि लेबोरेटरी में जाए बगैर पेज पर हिसाब किताब करके फार्मूले लगाकर इक्वेशंस लगाकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जी जी। तो इसकी डेफिनेशन केमिकल थर्मोडायनामिक्स की ये हुई, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with a relationship between heat of chemical reaction and other form of energy। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टडी को हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का हमको फायदा क्या होता है? जब हमें किसी चीज का फायदा पता होता है तो उसमें हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है और अगर हमें किसी चीज का फायदा नहीं पता होगा तो हम उसको या तो नहीं करेंगे या मजबूरी से करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के? नंबर 1, इट टेल्स अस वेदर, वेदर का मतलब होता है आया के, a chemical reaction whether a chemical reaction
occurs under given set of condition, क्या एक केमिकल रिएक्शन हो भी सकता है? Whether a chemical reaction occurs under the given set of conditions, क्या जो हमें टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की कंडीशन दी गई है, क्या वो केमिकल रिएक्शन हो भी सकता है? इन अदर वर्ड्स, इसी बात को दूसरे लफ्जों में अगर हम लिखें, इन अदर वर्ड्स, इट का यहाँ पे मतलब है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इट टेल्स अस अबाउट द feasibility of chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन के होने के चांसेस बताती है। तो इससे हमारा ना बड़ा फायदा ये होता है, जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं एज ए केमिस्ट, तो इंडस्ट्री में केमिकल थोक के हिसाब से होता है, रिएक्शन थोक के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो वो इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में एक फर्क होता है। लेबोरेटरी तजर्बा अफोर्ड कर सकती है, इंडस्ट्री वाला कहता है कि यहाँ तजर्बे नहीं करने, काम करना है, तजर्बे नहीं करने, मेरे केमिकल्स अपने तजर्बों की नजर नहीं करने। वहां अगर हम रिएक्शन लगाएं और रिएक्शन ना हो तो इंडस्ट्री वाला कहता है कि इंडस्ट्री तो डूब गई, तो जब तुम्हें पता था कि रिएक्शन नहीं हो सकता तो क्यों लगा दिया? तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन लगाने से पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगता है कि मुझे बताओ कि अगर ये केमिकल रिएक्शन कराना है तो ये हो भी पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, क्या कैटलिस्ट चाहिए, वो सारा हिसाब किताब ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री वहां पर काम आती है। केमिकल काइनेटिक्स बताती है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स बताती है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, it tells us about the possible extent कहते हैं हद, to which the chemical reactions takes place before इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल रिएक्शन किस हद तक हो पाएंगे ये भी बताती है। तो ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स के कुछ फायदे हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यानी केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये बताती है तो क्या नहीं बताती, ये तो बताती है, क्या नहीं बताती, उसे कहते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये होता है कि क्या नहीं बताती, इसकी यानी औकात कितनी है, इसकी लिमिटेशन कितनी है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स does not tell us about the rate, ये उस रेट का नहीं बताती, उस रफ्तार का नहीं बताती, रेट at which रिएक्शन completes, उसका रिएक्शन completes, उसका नहीं बताती। एक तो ये इसमें मसला है, ये केमिकल काइनेटिक्स वही बताएगी इसका रेट जो है। हाँ वो वही बताएगी, ये नहीं बताती।
chemical thermodynamics tells us about initial state and final state of system का यहाँ पे मतलब है chemical reaction, but it does not tells us about the route का मतलब है रास्ता, by which सिस्टम का यहाँ पे क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है केमिकल रिएक्शन, जी जी, by which the reaction is taking place. ये नहीं बताती कि किस रास्ते से रिएक्शन होता है। रिएक्शन का एक रास्ता होता है, रिएक्टेंट्स एक खास रास्ते पे चलते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। वो एक खास रास्ता जिस पे रिएक्टेंट्स चलें तो प्रोडक्ट बनता है, तो उस रास्ते का नहीं बताती, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स का बताती है। अच्छा, तो कुछ टर्म्स होती हैं, हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इन टर्म्स को समझकर अगर पढ़ा जाए केमिकल थर्मोडायनामिक्स को तो ये बहुत आसान है। नंबर 1 टर्म होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है। सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम हर उस चीज को कहते हैं जिस पर हमारी तवज्जो हो, जिस पर हमारा फोकस हो। जैसे इस वक्त आप जिस कमरे में बैठे हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो स्क्रीन सिस्टम है। यानी हर वो चीज जी जी, जो अंडर स्टडी है, अंडर कंसिडरेशन है, यानी जिस पर हमारी तवज्जो है। मेरे इर्द गिर्द कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा देख रहा हूँ, तो ये लैपटॉप की स्क्रीन कहलाएगी सिस्टम। तो सिस्टम की डेफिनेशन ये हुई, an object or material अंडर स्टडी, यानी जिस पे हम गौर कर रहे हो, जो हमारे जिस पर हमारा ध्यान हो। अब लेबोरेटरी में हम सब तवज्जो केमिकल रिएक्शन पर होती है, तो वो एक सिस्टम है। एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं वो सराउंडिंग कहलाती हैं। तो सराउंडिंग क्या हो गया, सराउंडिंग इज डिफाइंड एज, सिस्टम के अलावा जितनी चीज होगी वो सराउंडिंग होगा। हाँ बिल्कुल, all the objects other than system is called surrounding। सराउंडिंग का जो लफ्जी तर्जुमा होता है वो होता है इर्द गिर्द की चीजें। जी जी, जैसा कि ये एक सिस्टम है,
इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, और वो एक तस्वुराती लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से जुदा करे, उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री की डेफिनेशन ये हुई, an imaginary line या a line which separate the system from surrounding, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, उसको कहते हैं सराउंडिंग, उसे कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री। उसे कहते हैं बाउंड्री। अच्छा, अब सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, बहुत मुख्तसर सी सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। अब ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, ये जो व्हाइट बोर्ड वाला है, इसमें इसको इरेज नहीं करना पड़ता, हम नया ओपन कर लेते हैं, यानी वापस कुछ देखना हो तो देख भी सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1 होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं मसलन अगर एक चाय का कप पड़ा है और इस कप के अंदर चाय है, तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे चाय ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि सारी हीट बाहर निकल जाएगी। ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। और कई घंटे बाद देखेंगे चाय की कुछ मिकदार भी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एवापोरेशन भी हो चुकी होगी। तो ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें से एनर्जी और मैटर बाहर निकल सके, एक्सचेंज हो सके सराउंडिंग से। इसी तरह सराउंडिंग की जो सर्दी है वो भी अंदर आ जाएगी, सराउंडिंग से कोई एयर है वो भी अंदर आ जाएगी। तो मैटर एंड एनर्जी का तबादला हो गया, कुछ वेपर्स चाय के बाहर चले गए, कुछ टेम्परेचर बाहर चला गया, हीट बाहर चली गई, एनर्जी बाहर चली गई, कुछ बाहर से चीज अंदर आ गई। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ, इफ द एक्सचेंज of both matter and energy takes place with the surrounding, then it is open system। तो इसके एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल यही देनी है, जो आपके पास बुक होगी तो आप उसमें से एग्जाम्पल इसकी देखना, तो वहाँ पर यही एग्जाम्पल है। फिर है क्लोज्ड सिस्टम। एक मिनट जरा अजान हो जाए।
इफ द एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का ना हो, विद द सराउंडिंग। जैसे आप किसी बोतल में गर्म पानी भर लो, तो आधे घंटे बाद वो पानी ठंडा हो चुका होगा, लेकिन पानी होगा उतना ही। इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। Then it is called closed system. For example, if we have a hot liquid in closed container, then water vapors, तो वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन हीट बाहर निकल जाएगी। Cannot escape to surrounding. But energy is dissipated. Dissipated का मतलब होता है जाया होना। तो ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है तन्हा। ऐसा सिस्टम जिसमें ना एनर्जी बाहर जाए ना मैटर बाहर जाए, जैसा कि थर्मोस। If there is no exchange of matter and energy, with surrounding, then it is called isolated system. ना हीट बाहर जाए ना मैटर बाहर जाए, ना बाहर से कोई अंदर आए। ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसमें ना हीट बाहर जाए ना फिर थर्मोस देख, जो थर्मोस होती है वो भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, या ऐसी कोई चीज जिसकी वाल्स, दीवारें नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर से टेम्परेचर अंदर ना जा सकता हो, अंदर से बाहर ना जा सकता हो। इसको अगर आप एक साथ आम पानी की बोतल में, एक आम बोतल में पानी भर लो, गर्म पानी, तो आधे घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आप थर्मोस में भरो तो 24 घंटे में भी ठंडा नहीं होगा। कभी कभी तो होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि वो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कंडक्शन हो रही होती है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें ना हीट बाहर निकले, ना बाहर से अंदर जाए, ना मैटर बाहर जाए, ना अंदर आए। अच्छा, फिर कुछ प्रोसेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ processes.
प्रोसेसेस का मतलब है कि काम होना। अभी हम देखते हैं प्रोसेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। If the temperature remains constant throughout this process, throughout the process, and temperature बिल्कुल ना बदले, then it is called isothermal. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, वो जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक। अच्छा, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये क्या होता है कि इसमें हीट फ्लो नहीं होती। आइसोथर्मल में एक चीज नोट कर लें, हीट फ्लो होती है। यदि एक चीज ये है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग एंड वाइसी विर्सा। वाइसी विर्सा का मतलब होता है इसके बरक्स, बट वाइसी विर्सा का मतलब होता है इसके बरक्स। इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, टेम्परेचर सिस्टम का नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? जितनी हीट बाहर निकली इतनी बाहर से अंदर चलेगी, कुछ भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक में चेंज इन हीट जीरो होती है। हीट का सिंबल होता है क्यू, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ देयर इज नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और वाइसी वर्सा, यानी हीट फ्लो नहीं होता, then it is adiabatic process. नंबर तीसरा होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें हमने याद रखना है कि डेल्टा वी जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नो वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। फिर एक प्रोसेस और होता है, इसे आइसोबैरिक कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, जो बैरिक होता है, बैरिक
बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। जो आइसोबैरिक, आइसो का मतलब होता है सेम, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। इसी तरह आइसो का मतलब होता है सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है फिर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर। कोर्स आउटलाइन पे एक नजर देखूं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये था केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ चीजें। अब एक और टर्म है, और वो टर्म है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की जो, सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है। कुछ को कहते हैं रोटेशनल एनर्जी, कुछ को कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, कुछ को कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये हमने कहीं पर पढ़ा भी था। इन सारी एनर्जी को मिलाकर कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो इसको यहाँ तक रख लेते हैं, कल इंशाल्लाह जी यहाँ जी से आगे करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है सर। शुरू करेंगे। ओके सर। तो सेंड कर दूं। जी सर, ओके। ओके, थैंक यू सर।